अब है प्लाज्मिड क्या है, इसकी संरचना एवं उपयोगिता संक्षेप में लिखे। ये जब भी प्रश्न आएगा तो कितने अंक आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन जब भी आएगा तो यह 5 अंक का पूछेगा आपसे, समझ गए। तो हम लोग इसका उत्तर भी दे। अब समझिए कि इसमें काय को क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन का कितना आंसर है, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड की संरचना और इसकी उपयोगिता। तो इन की उपयोगिता हम पहले लिख देंगे, संरचना बाद में लिखेंगे, प्लाज्मिड क्या है ये सबसे अंतिम में उत्तर देंगे। ऐसे कभी करोगे? वही बताए थे कुटुंब जब आएंगे तो पहले अचाने के लिए बर्तन दियाओगे कि नाश्ता दोगे पहले अंतिम वाला भाग पहले नहीं दोगे, न तो मालूम चला कि भोज खाने जा रहा है, दही के भात पहले चला दिया, दाल सब्जी बाद में ला रहा है, तब कैसा मन करेगा? अच्छा मन करेगा रे? मनवा अच्छा मन करता हो ना करता हो। तो वही अनुसार से इसमें भी देखिए प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड की संरचना उपयोगिता। तू लोग भी सुनना, लिखना नहीं, ताकि तुमको भी आंसर देने का तरीका पता हो जाए किसी विषय में दोगे तो। देखिए प्लाज्मिड के बारे में जाने कि जीवाणु के अंदर एक गोलाकार एक के गो क्रोमोसोम का संरचना है, पहले से जान रहे हैं, जो मेन डीएनए से अलग होता है और उससे अलग अपना कॉपी लगातार तैयार करते रहता है। इतना तो हम समझे हुए पढ़े हुए हैं। इसी को लिखेंगे कि प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले छोटा एवं गोलाकार डीएस का मतलब डबल स्ट्रैंड डीएनए अणु है, जो न्यूक्लियाइड के बाहर स्थित होता है। यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाइड है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवाणु के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसका क्रोमोसोम जो है, इसका डीएनए जो है एक जगह अवस्थित रहता है, जो हल्का गहरा कलर का दिखाई देता है। तो इसी हल्का गहरा रंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। अगर इसके ऊपर जाली हो जाए, एक साथ झिल्ली हो जाए, तब यही बदल जाएगा किसमें? न्यूक्लियस में। किसमें बदल जाएगा? तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, न्यूक्लियस जैसी बन गया प्रोटोजोआ में तो हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। समझ गए? तो इसका न्यूक्लियाइड समझ गए। तो इस न्यूक्लियाइड से बाहर गोलाकार छोटा डबल स्ट्रैंड डीएनए अणु है। यह स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करता है। इसमें कुछ ही जीन होते हैं जो प्रतिरोधी पदार्थ एवं एंजाइम आदि का नियमन करते हैं। उदाहरण देख लो इसका, PBR 322, PUC 10। एक उदाहरण तो आपको याद होगा PBR 322। तो परिभाषा लिखे तो जैसे उसमें एक उदाहरण पूछे चाहे नहीं पूछे, जोड़ना जान जाओ। समझ गए? पूछे या ना पूछे लेकिन जोड़ना जान जाओ। तो उदाहरण देने से यही हो जाता है, जब किसी को खाना खिला रहा है तो उसमें सलाद दे दिए, उदाहरण हो गया ना। अब देखिए इसकी संरचना का वर्णन करना है हमको। दूसरा स्टेप क्या था? संरचना लिखना है। तो इसकी संरचना हम बना दिए, पहले भी आपसे हम बनवाए हैं। पूरा नहीं तो 3 गो याद रखिएगा। एगो पहला फेस कौन है? ORI। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। तो पहला गुण हो गया ORI। दूसरा हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक। और तीसरा गुण हो जाएगा इको R1, यानी क्लोनिंग साइट, प्रतिबंधन स्थल। क्लियर? अब ये तीनों चीज को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी विशेषताएं पूछ रही थी ना, तो इसकी विशेषता जब फोटो बना देंगे तो उसका नीचे विशेषता का वर्णन करेंगे। पहला विशेषता क्या है इसका? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकृति की उत्पत्ति, शॉर्टकट में ORI। यह वह अनुक्रम है जहां से रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति की शुरुआत होती है। इसे ऐसे संवाहक वेक्टर में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल यानी ORI अधिक प्रतिरूप बनाने में सहयोग करता है। अब इसको समझ जाइए आप लोग। मान लिया जाए कि ORI है ना, इसको हम डाल दिए किसी जीवाणु के अंदर, तो और इसकी क्षमता है मेन डीएनए छोड़कर अपना 100 कॉपी तैयार कर लेने का। ठीक, कितना कॉपी तैयार कर लेने का? 100। तो 100 कॉपी तैयार करवाएगा कौन डीएनए?
ORI वाला DNA, और किसी के पास में होगा 10 कॉपी तैयार करने का क्षमता, और किसी के पास में है 100 कॉपी। और इसमें हम अपना DNA को जोड़ दिए हैं कहाँ पे, इको R1 वाला में, यहाँ पे अपन DNA को जोड़ दिए हैं। अब बताओ ये गोलका जो प्लाज्मिड है ये 100 कॉपी तैयार करेगा, तो हमारा जो जोड़ा हुआ DNA है ये भी 100 कॉपी ऑटोमेटिक तैयार हुआ कि ना हुआ, ऑटोमेटिक तैयार हुआ कि ना हुआ। तो एकरे फायदा ना हम उठा लेते हैं, ये अपन तैयार कर रहा है साथ साथ हमारा भी तैयार। तो हम तो बनाए एगो, अंदर घुस कर क्या को बना लिया ये 100, तो 100 गुना हो गया। तो हम उसी को सोचेंगे जो सबसे अधिक प्रतिरूप अपना कॉपी तैयार करता हो। तो 10 गो वाला के चुनेंगे कि 100 वाला के चुनेंगे, क्योंकि वह 100 गुना अधिक इंसुलिन तैयार करके देगा हमको, और 10 गो वाला चुनेंगे तो 10 को तैयार करके देगा। अगर ई ORI को हम काट दिए और एगो के घुसा दिए तो क्या एगो से 2 गो बनेगा, एगो से 2 गो ही बनेगा, क्योंकि इसका DNA खत्म। कौन सा DNA खत्म, ORI खत्म। तो एगो घुसा दिए तो 1 गो बैठल है, अपना कॉपी तैयार, तो तनका सानी इंसुलिन तैयार करेगा। समझ गए बात। दूसरा में आइए, दूसरा गुण इसका है सिलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग चिन्ह। तो यह संवाहक का वह क्रम है जिससे रूपांतरज और अरूपांतरज में पहचान किया जाता है। रूपांतरज और अरूपांतरज को पहले बतला चुके हैं आपको। इसके लिए समानता एम्पिसिलिन, कौन कौन चीज़ को देंगे, कौन कौन एंटीबायोटिक के जीन को डालेंगे से देख लीजिए। तो एम्पिसिलिन, क्लैरम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन या केनामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध कोडित करने वाले जीन को संवाहक में जोड़े जाते हैं। हम पुनर्योगज अयोगज को अलग करने का तरीका बताए थे आपको उस समय। हम एम्पिसिलिन डालेंगे, जो पुनर्योगज होगा वह बच जाएगा, और पुनर्योगज होगा वह मर जाएगा। तो इसमें 2 एंटीबायोटिक को डाला गया है जीन को, एक जीन है एम्पिसिलिन से लड़ने वाला, एक जीन है टेट्रासाइक्लिन से लड़ने वाला। तो ये दोनों गुण कहलाएगा क्या, सिलेक्टेबल मार्कर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। तीसरा उत्तर हम देंगे इसमें, तीसरा विशेषताएं हो जाएगी क्लोनिंग साइट। अब देखिए, तो प्रतिबंधन एंजाइम के लिए संवाहक में कुछ या एक ही पहचान स्थल होना चाहिए। संवाहक के अंदर एक से अधिक पहचान स्थल होने पर इसके कई खंड बन जाते हैं जो जीन क्लोनिंग को जटिल बना देंगे। तो 3 विशेषताओं को समझ गए हम लोग। अब अंतिम में पूछता है कि इसकी उपयोगिता क्या है। क्या पूछ रहा है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो अब इसकी उपयोगिता लिख कर डैश दे दिए और लिखेंगे प्लाज्मिड बाहरी DNA को जोड़कर पोषी कोशिका में प्रवेश करती है और मुक्त रूप से अपनी प्रतिकृति तैयार करती है। प्लाज्मिड अपने साथ बाहरी DNA को भी प्रतिकृति कराता है और पोषी कोशिका के फिनोटाइप एवं जीनोटाइप को रूपांतरित करते हैं। हो गया। तो इस जो क्वेश्चन पूछा था वो पूरा हो गया, स्टेप बाय स्टेप उत्तर दे दिए। अब अगला क्वेश्चन को लिखिएगा।